हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो ल्यूसेंट प्राचीन भारतीय इतिहास का मास्टर वीडियो है। इस वीडियो में मैंने ल्यूसेंट प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी प्रश्नों को शामिल किया है। यह वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है, क्योंकि चैप्टर को याद करना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी उसे रिवाइज करना होता है। और इस वीडियो के माध्यम से आप प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी ने भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था? आंसर होगा यूनानियों ने। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था। अगला है, किसने भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था? आंसर होगा मुस्लिम इतिहासकारों ने। मुस्लिम इतिहासकारों ने जो है भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। अगला है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? आंसर होगा वेद। वेद जो है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। अगला है, वेद का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? आंसर होगा वेद व्यास को। वेद व्यास को वेद का संकलनकर्ता माना जाता है। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? आंसर होगा नवे मंडल में। अगला है, वामना अवतार का उल्लेख किस वेद में किया गया है? आंसर होगा ऋग्वेद में। वामना अवतार का जो उल्लेख किया गया है वह ऋग्वेद में किया गया है। वामन का जो अवतार लिया था विष्णु ने, भगवान विष्णु ने, उसी का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है, गद और पद वाला वेद कौन सा है? आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वह गद और पद वाला वेद है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? आंसर होगा सामवेद को। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? आंसर होगा अथर्वा ऋषि ने। अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की थी। नेक्स्ट है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, स्तुति का उल्लेख किस वेद में किया गया है? आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, किस वेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है? आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। अगला है, पुराणों की रचना किसने की थी? आंसर होगा लोमहर्ष और उग्रसभा ने। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 18। अगला है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? आंसर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? आंसर होगा मौर्य वंश से। विष्णु पुराण का जो संबंध है वो मौर्य वंश से है। अगला है, वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? आंसर होगा गुप्त वंश से। वायु पुराण का जो संबंध है वो गुप्त वंश से है। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? आंसर होगा सातवाहन वंश से। नेक्स्ट है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन किस स्मृति को माना जाता है? आंसर होगा मनु स्मृति को। मनु स्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति माना जाता है। नेक्स्ट है, मनु स्मृति को किस काल का ग्रंथ माना जाता है? आंसर होगा शुंग काल का। मनु स्मृति को शुंग काल का ग्रंथ माना गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? आंसर होगा कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है वो कल्पसूत्र से मिलती है। अगला है, महावीर के जीवन कृत्य का विवरण कहाँ से मिलता है? आंसर होगा भगवती सूत्र से। अगला है, किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों का उल्लेख है? तो आंसर होगा भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है? आंसर होगा जातक में। जातक में महात्मा बुद्ध के
पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है। नेक्स्ट है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आंसर होगा कथा वस्तु। कथा वस्तु जो है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? आंसर होगा अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कल्हन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? आंसर होगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की पुस्तक की रचना जो की थी वो कल्हन ने की थी। नेक्स्ट है राजतरंगिणी में कहाँ के इतिहास का उल्लेख है? आंसर होगा कश्मीर के इतिहास का। कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी से। नेक्स्ट है अरबों के सिंध विजय का वृतांत किस पुस्तक से मिलता है? आंसर होगा चचनामा। चचनामा पुस्तक से अरबों के सिंध विजय का वृतांत मिलता है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? आंसर होगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है यह संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक थी और अष्टाध्यायी की जो रचना की थी वो पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट है पतंजलि किसके पुरोहित थे? आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। नेक्स्ट है गार्गी संहिता किस प्रकार के ग्रंथ है? आंसर होगा ये एक प्रकार की ज्योतिष ग्रंथ है। नेक्स्ट है टेसियास कहाँ का राजवैद्य था? तो टेसियास जो था वो ईरान का राजवैद्य था। नेक्स्ट है किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है सीरिया का राजदूत डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? आंसर होगा बिंदुसार। डायमेकस जो है वह बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट है मिस्र का राजदूत डायोनीसियस किसके दरबार में भारत आया था? आंसर होगा अशोक। डायोनीसियस जो था यह मिस्र का राजदूत था और यह अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? आंसर होगा टॉलमी ने। टॉलमी ने जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। अगला है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था? आंसर होगा प्लिनी ने। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया। नेक्स्ट है हैंसांग किसके दरबार में भारत आया था? आंसर होगा हर्षवर्धन। हैंसेंग हर्षवर्धन के और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है हैंसांग ने कहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण किया था? आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर हैंसेंग ने शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है हैंसेंग का भारत वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर होगा सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत वृतांत जो है वह हैंसेंग का सीयूकी के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है हैंसेंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आंसर होगा शीलभद्र। जिस समय हैंसेंग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय वहाँ के कुलपति जो थे वो शीलभद्र थे। नेक्स्ट है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? आंसर होगा महमूद गजनवी। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला है तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर होगा अलबरूनी ने। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ किसने लिखी? आंसर होगा तारकनाथ ने। तारकनाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखी थी। नेक्स्ट है इतावली यात्री मार्को पोलो किसकी यात्रा पर आया था? तो किस देश की यात्रा पर आया था? तो ये पांड्य देश की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? आंसर होगा हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? आंसर होगा एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से सती प्रथा का जो है लिखित साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है
प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आंसर होगा आहत सिक्का। आहत सिक्का कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सिक्के पर लिखने की शुरुआत किस शासक ने किया? आंसर होगा यवन शासक ने। सिक्के पर जो है लिखने की जो शुरुआत की थी वो यवन शासकों ने की थी। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित करवाया था? आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा अरिकमेंडू से, और यह अरिकमेंडू जो है वो पौंडीचेरी में स्थित है। अगला है, पूर्व पाषाण युग के जीवन का आधार क्या था? आंसर होगा शिकार। पूर्व पाषाण युग के जीवन का आधार शिकार था। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आंसर होगा पुरापाषाण काल। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? आंसर होगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट है, स्थायी निवास की प्रवृत्ति का आरंभ किस काल में हुआ? आंसर होगा नवपाषाण काल। स्थायी निवास की प्रवृत्ति का जो प्रारंभ हुआ वो नवपाषाण काल से हुआ। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? आंसर होगा कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था। अगला है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? आंसर होगा नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन नगर कौन सी है? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वह सबसे प्राचीन नगर है। नेक्स्ट है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर होगा कलिंग राजा खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर होगा रुद्रदामन से। नेक्स्ट है, प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? आंसर होगा समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है वो जो संबंध है वो स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट है, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर होगा प्रतिहार नरेश भोज से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध जो है वो प्रतिहार नरेश भोज से है। नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर होगा इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन जो है वो इपिग्राफी कहलाता है। अगला है, किसे स्वर्ण भूमि का देश के नाम से जाना जाता था? आंसर होगा बर्मा। बर्मा को जो है स्वर्ण भूमि के देश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस देश को यव द्वीप के नाम से जाना जाता था? तो जावा को जो है यव द्वीप के नाम से जाना जाता था, यव द्वीप। अगला है, किस देश को कंबोज के नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा कंबोडिया। कंबोडिया को कंबोज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, कृषि के लिए सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? तो आंसर होगा गेहूं और जौ। सबसे पहले कृषि के लिए जो उगाया गया फसल था वो गेहूं और जौ था। नेक्स्ट है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर होगा मेहरगढ़ से। कृषि का जो साक्ष्य प्रथम मिलता है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगला है, हड़प्पा जिसे कि सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा रावी नदी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, किस स्थान से सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई? आंसर होगा पाकिस्तान के साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थल से। सबसे पहले पाकिस्तान के साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थल से जो है सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। इसी कारण से इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुख्य निवासी कहाँ से थे? आंसर होगा द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली थी? तो सिंधु सभ्यता पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगडोर
उत्तर में मांदा और दक्षिण में दायमाबाद तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर होगा हिंडन नदी। और यह जो नदी है, यह आलमगीरपुर है, यह यूपी मेरठ में है। आलमगीरपुर जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र था और यह आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित था, जो कि मेरठ यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है, सुतकांगडोर किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर होगा दास्क नदी। सुतकांगडोर जो था यह दास्क नदी के किनारे स्थित था। यह सुतकांगडोर जो था सिंधु घाटी का सबसे पश्चिम का क्षेत्र था और यह सुतकांगडोर बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, मांदा किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर होगा चिनाब नदी। मांदा जो है यह सिंधु घाटी का सबसे उत्तर का क्षेत्र था और यह चिनाब नदी के किनारे स्थित जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर होगा गोदावरी नदी। दायमाबाद जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण का क्षेत्र था और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? आंसर होगा यह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? आंसर होगा गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो खोजा गया है वो गुजरात में खोजा गया है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आंसर होगा लोथर और सुतकोतदा। ये जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आंसर होगा कालीबंगा से। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता में ईरान से क्या आयात किया जाता था? आंसर होगा सोना, चांदी, टीन और सीसा। ये सभी जो है ईरान से आयात किए जाते थे। नेक्स्ट है, हुर्रियत स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड के अवशेष लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर कौन कौन से जानवर के चिन्ह मिलते हैं? तो आंसर होगा गेंडा, चीता और भैंस, हाथी। पशुपतिनाथ के चारों ओर जो है गेंडा, चीता, भैंस और हाथी के जो है चिन्ह मिलते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मोहर पर सबसे अधिक कौन सा पशु अंकित मिलता है? आंसर होगा श्रृंगी पशु। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है, किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति मिली है? आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सैंधव सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में नगर और घर बनाने के लिए किस विन्यास का प्रयोग किया जाता था? आंसर होगा ग्रिड पद्धति का। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। अगला है, मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। अगला है, चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहुल शब्द का संबंध किससे है? तो मेहुल शब्द का संबंध सिंधु सभ्यता से है। अगला है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आंसर होगा राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी वो राखालदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, कौन कौन से स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, चुन्हुदड़ो और कोटदीजी नामक स्थल हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला है, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, पिग्गट ने किस स्थान को जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिग्गट इतिहासकार थे जिन्होंने जुड़वा राजधानी के रूप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संबोधित किया है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता में किसकी पूजा प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजा और शिव पूजा प्रचलित थी। नेक्स्ट है, स्वास्तिक किस
सभ्यता की देन है। तो स्वास्तिक जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। नेक्स्ट है सैंदव सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सैंदव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट है सैंदव सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सैंदव सभ्यता जो है वो मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। नेक्स्ट है सैंदव सभ्यता में कौन सा पशु सबसे पूजनीय था? सैंदव सभ्यता में कुबड़ वाला सांड सबसे पूजनीय था। नेक्स्ट है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट है मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। नेक्स्ट है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट है आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दशराग युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। नेक्स्ट है दशराग युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दशराग युद्ध जो है 10 राज्य और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दशराग युद्ध जो लड़ा गया था वो पुरुषनी नदी जो आधुनिक रावी नदी कहलाती है के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो ऋग्वैदिक समाज जो था वो 4 वर्णों में विभक्त था। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णीय समाज का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्णीय समाज का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आर्यों का समाज किस प्रकार का समाज था? तो आर्यों का जो समाज था वो पृथ्वी प्रधान समाज था। नेक्स्ट है उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की कुल संख्या 108 है। नेक्स्ट है महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट है वेदांग की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांग की कुल संख्या 6 है। नेक्स्ट है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? आंसर होगा सोमरस। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय वो था पशुपालन और कृषि। नेक्स्ट है चवार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चवार्क दर्शन के प्रवर्तक ऋषि चवार्क थे। माना जाता है कि ऋषि चवार्क जो है बृहस्पति के शिष्य थे और इस दर्शन में कहा जाता है कि ईश्वर पर विश्वास नहीं रखा जाता है। इसके अलावा यह दर्शन जो है मौज मस्ती के जीवन बिताने को प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा चवार्क दर्शन के प्रवर्तक ऋषि चवार्क थे और यह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता और मौज मस्ती के जीवन पर भरोसा करता है। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे कौन थे? तो आंसर होगा पतंजलि मुनि। योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो पतंजलि मुनि थे। इस दर्शन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा कपिल। कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य का अर्थ संख्या संबंधी विश्लेषण होता है। इसमें 25 तत्वों जैसे अहंकार, ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि को रखा गया है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। इसके अनुसार प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। यह जो दर्शन है यह तर्क शास्त्र पर आधारित दर्शन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। अगला है सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या है 25। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या 25 है। अगला है आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। अगला है आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था। नेक्स्ट है आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी? तो आर्यों द्वारा लोहे की खोज की गई थी। अगला है तांबे को किस नाम से जाना जाता था? तो तांबे को लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था। अगला है वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया था? तो वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक में सबसे प्रिय देवता कौन सा था? तो उत्तर वैदिक में सबसे प्रिय देवता जो था वो प्रजापति थे। अगला है उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट है
मुद्रा की इकाई क्या थी? तो मुद्रा की इकाई जो थी वो निष्क और शतमान थी। अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अगला है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है यह देवी सावित्री को समर्पित है। अगला है गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो गायत्री मंत्र का जो संबंध है वह ऋग्वेद से है। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो विश्वामित्र ने किया था। अगला है भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो भारत के 2 सर्वप्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत है। अगला है महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का जो पुराना नाम था वो था जय संहिता। अगला है दुनिया की सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो महाभारत है। अगला है गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? तो गोत्र नामक जो संस्था था इसका जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अगला है वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? तो वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। अगला है सतलज का प्राचीन नाम क्या था? तो सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री था। नेक्स्ट है रावी का प्राचीन नाम क्या था? तो रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी था। अगला है चिनाब का प्राचीन नाम क्या था? तो चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी था। नेक्स्ट है झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम का जो प्राचीन नाम था वो बितिस्ता था। अगला है काबुल का प्राचीन नाम क्या था? तो काबुल का प्राचीन नाम कुभा था, कुभा। अगला है व्यास का प्राचीन नाम क्या था? तो व्यास का प्राचीन नाम विपाशा था। अगला है नेक्स्ट है गंडक का प्राचीन नाम क्या था? तो गंडक का प्राचीन नाम सदा नीरा था। अगला है घग्गर का प्राचीन नाम क्या था? तो घग्गर का प्राचीन नाम दृशदति था। ऋग्वैदिक कालीन देवता में सबसे प्रिय देवता कौन सा था? तो ऋग्वैदिक कालीन में सबसे प्रिय देवता धौ थे, जिन्हें आकाश का देवता कहा जाता था। अगला है किसे युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता था? तो इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता था। अगला है भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था? तो भारत जो है 16 जनपदों में बटा हुआ था। अगला है 16 जनपदों की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो 16 जनपदों की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगला है अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट है वज्जी की राजधानी। तो वज्जी की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। पंचाल की राजधानी जो थी वो अहिछित्र थी, अहिछित्र। उसके बाद कुरु की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। कंबोज की राजधानी जो थी वो हाटक था। सूरसेन की राजधानी जो था वो मथुरा था। अस्मक की राजधानी जो थी वो पोटली थी। और उसके अलावा गंधार की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। अगला है पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगला है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। अगला है महावीर का संबंध किस कुल से था? तो महावीर का संबंध ज्ञात्रिक कुल से था। अगला है महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला है महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये नदी थी ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट है महावीर को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो महावीर को ज्ञान साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। अगला है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन, निर्ग्रंथ या फिर अरहत कहलाए।
अगला है महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपने उपदेशों को प्राकृत भाषा में दिया था, जो कि अर्ध मगधी भाषा है। अगला है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जामिल था। जामिल महावीर के जो थे वो दामाद थे। अगला है प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी, जो कि दधिवाहन की पुत्री थी। अगला है महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया? तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। अगला है कौन सा गंधर्व महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? तो ये थे आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा ऐसे गंधर्व थे जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। अगला है प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ कराया गया था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में कराया गया था। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तो द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन हुआ था वो बल्लभी गुजरात में कराया गया था। अगला है प्रथम जैन संगति के अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। अगला है द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। अगला है जैन धर्म के मुख्य जो प्रमुख अनुयायी थे वो कौन कौन थे? तो जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा जो थे वो थे उदयन, चंदेल राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के राजा खारवेल। ये सभी जो थे जैन धर्म को मानने वाले थे। अगला है ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड था। अगला है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। अगला है महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। अगला है संपर्श जो कि एक 7वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संपर्श का जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभ देव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? तो भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। अगला है स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाए? तो स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। अगला है त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिरत्न का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। नेक्स्ट है जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। अगला है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन के माध्यम से ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन के माध्यम से। अगला है बाहुबली, जिसे कि गोमतेश्वर भी कहा जाता है, कि मूर्ति कहाँ स्थित है? तो बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये कर्नाटक में स्थित है। अगला है बाहुबली, जिसे कि गोमतेश्वर कहते हैं, कि मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो आंसर होगा चामुंड राय ने। खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ये था मथुरा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। नेक्स्ट है मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? आंसर होगा जैन धर्म से। मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। नेक्स्ट है कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। अगला है महावीर की मृत्यु, जिसे कि निर्वाण कहा जाता है, कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान कौन था? तो जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद था। अगला है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट है किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम माया देवी, बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके अलावा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो कमल और सांड है। नेक्स्ट है गृह त्याग का प्रतीक। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है।
नेक्स्ट है ज्ञान का प्रतीक। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल है, जिसे कि बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मृत्यु का प्रतीक। बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक जो है बौद्ध धर्म में वो स्तूप को माना गया है। नेक्स्ट है बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ ने किससे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी? तो बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा जो ली थी वो अलार कलाम से ली थी। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम थे। नेक्स्ट है बुद्ध को किस नदी और वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध को जिस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो थी नदी फल्गु, और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो थी पीपल। तो पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो बुद्ध ने अपना उपदेश जो था वो पाली भाषा में दिया हुआ था। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी कौन था? तो बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी जो थे वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये तीनों जो थे बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी थे। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो बुद्ध की मृत्यु जो है वो चीन के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। नेक्स्ट है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? आंसर होगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो जैन और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और अनिश्वरवाद की मान्यता है, और इसी चीज पर दोनों धर्मों में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है बुद्ध के अनुसार तृष्णा का समाप्त होना क्या कहलाता है? तो बुद्ध के अनुसार तृष्णा यानी इच्छा का समाप्त होना निर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो बुद्ध ने यह सिद्धांत उपनिषद से लिया है। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में शामिल होने को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध संघ में शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वो कोंडल वन में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला है तृतीय बौद्ध संगति या तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? तो यह अशोक के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा किया गया? तो जहाँ धार्मिक जो जुलूस है इसको प्रारंभ किया था बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट है बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? आंसर होगा वैशाख पूर्णिमा, जिसे कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह बौद्धों के लिए सबसे पवित्र त्योहार है। नेक्स्ट है बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया? तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का माध्यम बताया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य जो है वो है निर्वाण की प्राप्ति।
निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट है सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया था? तो यह है गंधार शैली। गंधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सर्वाधिक किया गया है। नेक्स्ट है बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया था? आंसर होगा मथुरा शैली। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वह मथुरा शैली के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद में शिव को जो है रुद्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है लिंग पूजा का पहला वर्णन सबसे पहले किस पुराण से मिलता है? तो लिंग पूजा का जो वर्णन मिलता है वो सबसे पहले मत्स्य पुराण से मिलता है। नेक्स्ट है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी थी? तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 थी। नेक्स्ट है शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? तो शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है वो है पाशुपत संप्रदाय। नेक्स्ट है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस थे। नेक्स्ट है कपालिक संप्रदाय के इष्ट देवता कौन थे? तो कपालिक संप्रदाय के जो इष्ट देवता हैं वो भैरव हैं। नेक्स्ट है किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में जल और भोजन ग्रहण करते हैं? तो ये है कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के लोग जो है यह नर कपाल मतलब नर की खोपड़ी में जल और भोजन का ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है लिंगायत संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो लिंगायत संप्रदाय का जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है वो है शून्य संपादने। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है तंजौर का राजराजेश्वर जिसे कि वृद्धेश्वर कहा जाता है मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा चोल शासक राजराजा प्रथम ने। राजराजा प्रथम ने तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी मुद्रा पर शिव और नंदी को एक साथ अंकित करवाया? तो ये थे कुषाण शासक ने। कुषाण शासकों ने अपनी मुद्राओं पर शिव और नंदी की एक साथ जो चित्र थी उसको अंकित करवाया था। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? आंसर होगा उपनिषद से। वैष्णव धर्म की जो जानकारी मिलती है वो उपनिषद से मिलती है। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आंसर होगा कृष्ण। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे। नेक्स्ट है कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद से मिलता है? आंसर होगा छंदोग उपनिषद से। कृष्ण का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो छंदोग उपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट है वासुदेव कृष्ण का सबसे आरंभिक उल्लेख किस स्तंभ से प्राप्त होता है? तो वासुदेव कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है सबसे पहले वो बेसनगर के स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। बेसनगर के स्तंभ से। नेक्स्ट है विष्णु के 10 अवतार की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से जो है विष्णु के 10 अवतार की जानकारी मिलती है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? आंसर होगा 6। नेक्स्ट है अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला है ब्रह्म संप्रदाय किस मत का संप्रदाय है? तो ये जो ब्रह्म संप्रदाय है यह द्वैत मत का संप्रदाय है। द्वैत मत जो होता है इस मत में आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। द्वैत मत वो मत है जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। नेक्स्ट है द्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? आंसर होगा माधवाचार्य। द्वैत मत के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। नेक्स्ट है द्वैत का अर्थ क्या होता है? तो द्वैत का अर्थ 2 होता है जिसमें जीव और ब्रह्म दोनों की सत्ता को मान्यता दी गई हो। नेक्स्ट है वैष्णव संप्रदाय किस मत का संप्रदाय था? आंसर होगा विशिष्टाद्वैत संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय एक प्रकार का विशिष्टाद्वैत संप्रदाय है। तो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय क्या होता है? तो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय जो है के अनुसार विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के अनुसार सभी जीव विशिष्ट है और सभी जीव
जीव आत्मा जो है ये परमात्मा का ही अंश होता है। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? आंसर होगा रामानुज। विशिष्टाद्वैत के जो प्रवर्तक थे वो रामानुज थे। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय किस मत का संप्रदाय था? तो रुद्र संप्रदाय जो था ये शुद्धाद्वैत संप्रदाय के मत को मानता है। नेक्स्ट है, और यह शुद्धाद्वैत क्या होता है? इसमें भक्ति को मोक्ष का माध्यम बताया गया है। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धाद्वैत के जो प्रवर्तक थे वो वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो शंकराचार्य थे। इस अद्वैतवाद में कहा गया है कि सिर्फ ब्रह्मा की सत्ता की बात की गई है। इस अद्वैतवाद में सिर्फ एक सत्ता की बात कही है, वो सत्ता है ब्रह्मा की सत्ता, मतलब ईश्वर की सत्ता। नेक्स्ट है सनक संप्रदाय किस मत का संप्रदाय है? तो सनक संप्रदाय जो है यह द्वैत है। यह किस प्रकार का संप्रदाय है? तो ये द्वैत संप्रदाय है। यह द्वैत संप्रदाय क्या होता है? तो यह द्वैत और अद्वैत दोनों को सही मानता है। द्वैत और अद्वैत दोनों को सही मानता है। द्वैत में जो होता है सत्ता वो जीव और परमात्मा दोनों की बताई गई है, जबकि अद्वैतवाद में सिर्फ ब्रह्मा की सत्ता को मान्यता दी गई है। लेकिन द्वैत में दोनों की सत्ता को मान्यता दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जीव और ब्रह्म एक ही है और नहीं भी है, एक है भी और नहीं भी है। तो यह द्वैत संप्रदाय में बताया गया है। नेक्स्ट है द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये द्वैत के जो प्रवर्तक थे वो निम्बकाचार्य थे। नेक्स्ट है ब्रह्म सूत्र पुस्तक किसने लिखी है? तो ब्रह्म सूत्र जो पुस्तक लिखी है ये रामानुज ने लिखी है। नेक्स्ट है दास बोध पुस्तक किसने लिखी है? तो दास बोध पुस्तक जो है रामदास ने लिखी है। नेक्स्ट है आध्यात्म रामायण की रचना किसने की? आध्यात्म रामायण की रचना रामानंद ने की। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। अगला है मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। अगला है मोहम्मद साहब के पिता और माता का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। नेक्स्ट है कि इस्लाम जगत में मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहा जाता है? तो इस्लाम जगत में मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत कहा गया है। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब की पुत्री और दामाद का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। अगला है 1924 में तुर्की के किस शासक ने खलीफा पद समाप्त किया? तो तुर्की के जिस शासक ने खलीफा का पद समाप्त किया वो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने मोहम्मद साहब का जीवन चित्र लिखा? तो जीवन चरित्र जो लिखा था वो इब्न इसाक ने लिखा था। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। अगला है ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कौन सा है? तो ये बाइबल जो है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ था। नेक्स्ट है ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ईसा मसीह की माता और पिता का नाम क्या था? तो ईसा मसीह के माता का नाम माता मेरी और पिता का नाम जो था वो जोसेफ था। माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। नेक्स्ट है ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे? ईसा मसीह के जो प्रथम दो शिष्य थे वो थे एंड्रयू और पीटर। नेक्स्ट है ईसा मसीह को सूली पर किस रोमन गवर्नर ने चढ़ाया? तो ये जो रोमन गवर्नर थे उस समय
तो वो पॉन्टियस थे। पॉन्टियस ही थे जिन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। नेक्स्ट है पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? आंसर होगा जरथुस्त्र। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे। नेक्स्ट है पारसियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी थी? तो पारसियों की धार्मिक पुस्तक ज़ेंदावेस्ता थी। की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो पारसियों की पूजा स्थल को अग्नि मंदिर या अग्नि पूजक कहा जाता है। अगला है पारसियों की किस ईश्वर पर विश्वास करते हैं? तो ये अहुर के ईश्वर पर विश्वास करते हैं। जिस ईश्वर पर पारसी विश्वास करते हैं उस ईश्वर का नाम है अहुर। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन वंश की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज, जिसे कि राजगीर कहा जाता है, इसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। नेक्स्ट है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला है बिंबिसार ने किसे हराकर अंग को मगध में मिलाया? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया था। नेक्स्ट है बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया था। नेक्स्ट है बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा के लिए किस राजवैद्य को भेजा था? तो बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा के लिए जीवक को भेजा था। नेक्स्ट है बिंबिसार की हत्या कर कौन मगध की गद्दी पर बैठा? बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु जो था वो मगध की गद्दी पर बैठा। अगला है अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। नेक्स्ट है अजातशत्रु ने किसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की? अजातशत्रु ने मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है अजातशत्रु की हत्या कर कौन मगध की गद्दी पर बैठा? अजातशत्रु की हत्या कर उदयन जो था यह मगध की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है किसने पाटलिग्राम की स्थापना की? तो पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने की थी। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन बना था? हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। नेक्स्ट है नागदशक की हत्या किसने की? तो नागदशक की जो हत्या की थी यह इनके अमात्य यानी इनके महामंत्री शिशुनाग ने की। नेक्स्ट है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की थी। नेक्स्ट है शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो हुआ कालाशोक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र को बनाया था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नेक्स्ट है नंद वंश की स्थापना के संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक जो था महापद्म नंद था। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला है मगध साम्राज्य का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद जो था यह सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट है सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। नेक्स्ट है फिलिप कहाँ का शासक बना? तो फिलिप जो था वो मकदूनिया का शासक बना। नेक्स्ट है सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? तो सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। नेक्स्ट है सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट है हाइडेस्पिच का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो हाइडेस्पिच का जो युद्ध था यह सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है हाइडेस्पिच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो हाइडेस्पिच का युद्ध जो था वो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट है सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। अगला है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निरियाकस था। नेक्स्ट है सिकंदर की प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो ये बौके फला था।
सिकंदर के जो प्रिय घोड़ा था वो बौके फला था, जिसे कि बुकाफेरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। नेक्स्ट है घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी। नेक्स्ट है पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। नेक्स्ट है सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक जो लिखी थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया? तो ये एपियानस ने किया है। एपियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो श्रवणबेलगोला में हुई थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो बिंदुसार हुआ। नेक्स्ट है किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला है वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? तो एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है कहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा? तो ये था तक्षशिला। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार ने सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ सम्राट अशोक हुआ। नेक्स्ट है गद्दी पर बैठने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट है किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो यह है मस्की और गुर्जरा अभिलेख। मस्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला है पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? आंसर होगा अशोक वर्धन। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 BC में किया, मतलब बिफोर क्राइस्ट, जिसे कि ईसा पूर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी जो थी वो तोसली थी। नेक्स्ट है मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने किसे अशोक के दरबार में भेजा था? तो डायनीसियस को अशोक के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट है अशोक ने किससे जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? तो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेख का जो प्रचलन शुरू किया वो अशोक ने शुरू किया था। भारत से अशोक की किस लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो भारत से जिस लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है वो है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? आंसर होगा पांद्रेटी पैंथलर ने। अशोक के शिलालेख की खोज पांद्रेटी पैंथलर ने की थी। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेखों की जो संख्या है वो 14 है, 14 है।
नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले किसे सफलता मिली थी? तो जेम्स प्रिसेप्स को जो है शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो यह प्रथम शिलालेख है जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है? तो तीर्थ यात्रा का जो उल्लेख है वो 7वां और 8वां अभिलेख में है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक का जो है कलिंग युद्ध का वर्णन वो 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया? तो ये 14वें शिलालेख में जो है लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? तो अशोक के जो स्तंभ लेख है वो 7 है। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो इलाहाबाद के किले में स्थित है। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थित था? तो ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसे बाद में इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा चंपारण बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? आंसर होगा कौशाम्बी अभिलेख को। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है वो है रूमीदेई अभिलेख। नेक्स्ट है अशोक कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो अशोक का जो अभिलेख सबसे लंबा है वो है 7वां अभिलेख। नेक्स्ट है अशोक ने किस शिलालेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो आंसर होगा प्रथम पृथक शिलालेख में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में जासूस को चर कहा गया है। अगला है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अगला है एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने वाले गुप्तचर क्या कहलाता था? तो संचार कहलाता था। नेक्स्ट है अशोक के मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे? तो अशोक के मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे। नेक्स्ट है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके जो मुखिया होते थे वो ग्रामिक कहलाते थे। नेक्स्ट है प्रशासन में सबसे छोटा अधिकारी क्या कहलाता है? तो प्रशासन में जो सबसे छोटा अधिकारी होता था वो गोप कहलाता था। कब? मौर्य काल में। नेक्स्ट है युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता था? तो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला नायक कहलाता था। अगला है मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अगला है नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य को किसकी सहायता प्राप्त हुई थी? तो नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य को कश्मीर के राजा परांतक की सहायता प्राप्त हुई थी। अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट है बृहद्रथ की हत्या किसने की? तो बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला है पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। अगला है इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया? तो इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अगला है बहरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो बहरहूत स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। अगला है पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला है पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ को किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ को पतंजलि ने करवाया था। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। नेक्स्ट है देवभूति की हत्या किसने की थी? देवभूति की हत्या वासुदेव ने की थी। नेक्स्ट है वासुदेव ने मगध में किस वंश की स्थापना की?
तो वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की स्थापना की थी। अगला है कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। नेक्स्ट है सुशर्मा की हत्या किसने की थी? तो सुशर्मा की हत्या जो की थी वो सिमुक ने की थी। नेक्स्ट है सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला है सातवाहन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? सातवाहन ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो प्रतिष्ठान है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला है सातवाहन के समय प्रसिद्ध साहित्य कौन सी थी? तो सातवाहन के समय प्रसिद्ध साहित्य जो थी वो थी हाल और गुणहाटी। नेक्स्ट है पश्चिम का स्वामी किसे कहा गया है? तो पश्चिम का स्वामी जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा गया है। अगला है ब्राह्मणों को भूमि दान देने का प्रारंभ किस शासक ने किया? तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा जो है वो सातवाहन शासकों ने शुरू की थी। अगला है सातवाहन की राजकीय भाषा और लिपि क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट है शीशे के सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो शीशे का सिक्के का प्रचलन सातवाहनों ने किया था। अगला है कार्ले का चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो कार्ले के चैत्य का निर्माण सातवाहनों ने करवाया था। अगला है अमरावती कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो अमरावती की कला का जो विकास हुआ वो सातवाहनों के काल में हुआ। नेक्स्ट है कि सेल्यूकस का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो एंटीओकस प्रथम। एंटीओकस प्रथम जो था सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी हुआ। अगला है भारत पर सबसे पहले बैक्ट्रिया के किस शासक ने शासन किया? आंसर होगा डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने भारत पर सबसे पहले शासन किया। नेक्स्ट है बैक्ट्रिया ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो बैक्ट्रिया ने साकाल को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है हिंद यूनानियों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? तो हिंद यूनानियों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। अगला है मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो मिनांडर ने अपनी राजधानी साकाल को बनाया था जो कि अभी का सियालकोट है। अगला है मिनांडर ने किससे बौद्ध की दीक्षा ली थी? तो मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का संग्रह किस पुस्तक से है? तो ये मिलिंद पन्हों में जो है मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का संग्रह है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलवाया? तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो है वो हिंद यूनानियों ने चलवाया था। अगला है भारत में हेलिनिस्टिक आर्ट किसने चलवाया था? तो भारत में जो हेलिनिस्टिक आर्ट है यह हिंद यूनानियों ने चलवाया था। नेक्स्ट है भारत में गंधर कला किसका उत्तम उदाहरण है? तो ये जो है गंधार कला जो है हेलिनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है पर्दा किसकी देन है? ये जो प्रथा है पर्दा घरों में जो पर्दा लगाया जाता है यह किसकी देन है? तो यह यूनानियों की देन है। नेक्स्ट है प्रथम शक राजा कौन था? जो प्रथम शक राजा था वो था मौ। अगला है शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो आंसर होगा मध्य एशिया के। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। नेक्स्ट है उज्जैन के किस राजा ने शक को पराजित किया था? तो उज्जैन के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला है विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी से हुई। अगला है किस शासकों ने भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए? तो शक शासकों ने जो है चांदी के सिक्के भारी संख्या में जारी किए थे। नेक्स्ट है शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो शकों का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ वो रुद्रदामन प्रथम हुआ। नेक्स्ट है किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? तो रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया गया यह किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो यह मौर्य वंश के द्वारा करवाया गया।
नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख कौन सा था? तो संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख जो था वो गिरनार अभिलेख था। अगला है गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। नेक्स्ट है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। नेक्स्ट है कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर को बनाई थी, जो कि पहले पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। अगला है 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई थी। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो की थी वो वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो कनिष्क जो था बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है कनिष्क का राजकवि कौन था? कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। नेक्स्ट है कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य चरक था। नेक्स्ट है चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक संहिता की रचना चरक ने की। नेक्स्ट है भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा किस शासक ने चलाया? तो भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा का जो चलन किया था वो कुषाण शासकों ने किया था। नेक्स्ट है सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो सबसे जो शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो गुप्त शासकों ने चलाई थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास को कहा जाता है। अगला है महाविभास सूत्र की रचना किसने की थी? तो महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र ने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट है बौद्धों का रामायण के नाम से किसे जाना जाता है? तो बौद्धों का रामायण के नाम से बुद्ध चरित्र को जाना जाता है। अगला है भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला है माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो माध्यमिक सूत्र की रचना नागार्जुन ने की थी। नेक्स्ट है नागार्जुन ने किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये था माध्यमिक सूत्र। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। अगला है गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के समय हुआ। नेक्स्ट है कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का उदय कौशाम्बी से हुआ था। अगला है गुप्त वंश की संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला है श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो घटोत्कच हुआ। नेक्स्ट है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि जो धारण की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था? तो समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेघकर्ता और विक्रमंक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कौन सा गुप्त सम्राट वीणा वादन प्रेमी था? तो ये सम्राट थे समुद्रगुप्त वीणा प्रेमी थे। नेक्स्ट है किस गुप्त सम्राट को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। नेक्स्ट है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। अगला है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के चलवाए? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर गोविंद गुप्त हुआ। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। अगला है कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ। नेक्स्ट है गुप्त काल के किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया? तो स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया? तो स्कंद गुप्त के समय जो है हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था। अगला है अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक विष्णु गुप्त था। नेक्स्ट है कृषि करने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो कृषि करने वाली भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है निवास करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र और निवास करने वाले को वास्तु कहा जाता था। अगला है गुप्त काल में साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता था? तो साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था। अगला है गुप्त काल में साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। अगला है पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी जो था वो दंड पासिक कहलाता था। नेक्स्ट है सिंचाई के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था? तो सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। अगला है गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। नेक्स्ट है कांस्यों का सबसे पहले वर्णन किससे मिलता है? तो कांस्यों का जो सबसे पहला वर्णन मिलता है वो याज्ञवल्क्य की स्मृति से मिलता है। नेक्स्ट है जाति के रूप में कांस्यों का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो जाति के रूप में कांस्यों का जो सबसे पहला वर्णन मिलता है वो ओशनम स्मृति से मिलता है। नेक्स्ट है पहली बार सती होने का प्रमाण सबसे पहले किस अभिलेख से मिलता है? तो सती होने का जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है वो भानु गुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर यूपी में स्थित है। अगला है अजंता की किस गुफा को चित्रों का चित्रशाला कहा जाता है? तो गुफा संख्या 17 को जो है अजंता का गुफा संख्या 17 को चित्रों का चित्रशाला कहा गया है। नेक्स्ट है किस गुफा में बुद्ध के जीवन चित्रित है? तो गुफा संख्या 17 में जो है बुद्ध के जीवन चित्रित है। नेक्स्ट है अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो ये जो शाखा है वो है महायान। अजंता की गुफा जो है यह महायान की शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कालिदास था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। नेक्स्ट है पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। अगला है सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है? तो यह आर्यभट्ट ने बताया था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टनियम और सूर्य सिद्धांत है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला प्रमुख विद्वान कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला प्रमुख विद्वान था वराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त राजाओं के शासकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा जो थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट है गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। नेक्स्ट है मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का जो जन्म हुआ वो गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है पुस्तक
मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? तो पुस्तक मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपियन भाषा में हुआ है। तो ये जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका अनुवाद अन्य यूरोपियन भाषा में हुआ है। नेक्स्ट है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये गुप्त काल है जो कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। नेक्स्ट है पुष्यभूति, जिसे कि पुष्यवर्धन कहते हैं, का संस्थापक कौन था? तो ये थे पुष्यभूति, जिसे कि प्रभाकर वर्धन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा में थी। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक जो था वो प्रभाकर वर्धन था। नेक्स्ट है कि प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हर्षवर्धन ने परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है किस शासक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाया था? तो बोध गया के बोधि वृक्ष को बंगाल के शासक शशांक ने कटवाया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है किस नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य के बीच जो हुआ था युद्ध लड़ा गया था? तो ये नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसेंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसेंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। नेक्स्ट है किसे जो है नीति पंडित या फिर यात्रियों का राजकुमार या फिर वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? तो हेनसेंग को जो है नीति पंडित, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। अगला है किसके संपर्क में आने के बाद हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो हेनसेंग के संपर्क में आने के बाद हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला है बाणभट्ट किसके दरबार के कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना किसने की? तो हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना जो की थी वो बाणभट्ट ने की थी। नेक्स्ट है प्रियदर्शनी रत्नावली नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये हर्षवर्धन ही थे जिन्होंने प्रियदर्शनी का रत्नावली नागानंद नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है किसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता था? तो ये तुला यंत्र कहलाता था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों का निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। अगला है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। नेक्स्ट है लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो लेखक भारवी जो थे यह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। नेक्स्ट है मत्तविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो मत्तविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। अगला है महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला है किस पल्लव शासक ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसे हराने के बाद वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशन द्वितीय को हराने के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी। अगला है अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नेक्स्ट है
कांची के कैलाशनाथ जिसे कि राज सिद्धेश्वर कहा जाता है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई? तो ये थी मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे। नेक्स्ट है, लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो दंडी जो थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला है, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला है कि बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला है, राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग थे। अगला है, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट की राजधानी मानीखेत थी, जो कि वर्तमान का सोलापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला है, किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो ये थे ध्रुव। ध्रुव शासक ने जो है कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक को धारावर्ष के नाम से जाना जाता है? तो ये है ध्रुव। ध्रुव को जो है धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस राष्ट्रकूट शासक ने कवि राजमार्ग की रचना की थी? तो अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की थी। अगला है, अमोघ वर्ष किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? तो आदि पुराण की रचना जिनसेन थे। नेक्स्ट है, अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था? तो अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। नेक्स्ट है, अरब निवासी अल मसूदी किस राष्ट्रकूट शासक के समय भारत आया था? तो ये थे इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के समय जो थे अरब निवासी अल मसूदी भारत आए थे। नेक्स्ट है कि अल मसूदी ने किस राष्ट्रकूट शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था? तो इंद्र तृतीय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। अगला है, कन्नड़ भाषा का ग्रंथ शांति पुराण की रचना किसने की थी? तो शांति पुराण की रचना पोन्ना ने की थी। नेक्स्ट है, कवि पोन्ना किसके दरबार में रहता था? तो कवि पोन्ना जो था यह कृष्ण तृतीय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, किसने राष्ट्रकूट राज पर कब्जा कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की? तो तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों पर जो है कब्जा कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, एलोरा और एलिफेंटा का मंदिर का निर्माण किस राजवंश के समय हुआ था? तो एलोरा और एलिफेंटा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। नेक्स्ट है, एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? तो एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। नेक्स्ट है, एलोरा की बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? तो यह है विश्वकर्मा गुफा। नेक्स्ट है, एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख किस यात्री ने किया था? तो एलोरा का जो सबसे पहला उल्लेख किया था वो थेवीनेट ने किया था। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी मानीखेत थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी बनाया? तो सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को चालुक्य वंश की राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका प्रतापी शासक जो था वो था विक्रमादित्य षष्ठ, जिसे कि छठा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहता था? विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। नेक्स्ट है, विक्रमादेव चरित्र की रचना किसने की थी? तो विक्रमादेव चरित्र की रचना विल्हन ने की थी। नेक्स्ट है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने की थी। नेक्स्ट
नेक्स्ट है, वातापी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो ये थे पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट है, पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला है, किस चालुक्य शासक ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशन द्वितीय ने जो थे दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किस पल्लव वंश के शासक ने पुलकेशन द्वितीय को परास्त किया था? तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को हराया था। अगला है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस चालुक्य शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? तो वातापी का निर्माणकर्ता रवि कीर्ति को माना जाता है। अगला है, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। नेक्स्ट है, कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की? तो कीर्तिवर्मन को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। नेक्स्ट है, किसे मंदिर का शहर कहा जाता है? तो ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, चालुक्य के बेंगी वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य के बेंगी वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। नेक्स्ट है, चालुक्य के बेंगी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा बेंगी। नेक्स्ट है, बेंगी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो बेंगी का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य था। नेक्स्ट है, किस वंश के पतन के बाद चोल वंश की स्थापना हुई? तो पल्लवों के पतन के बाद चोल वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अगला है, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजौर या फिर तंजावुर थी। नेक्स्ट है, तंजावुर के वास्तुकार कौन था? तो तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन था। कुंजर मल्लन। नेक्स्ट है, चोल वंश के संस्थापक विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चोल वंश के संस्थापक विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, चोल को किसने स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था? तो आदित्य प्रथम ने चोल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा कोदंडराम। कोदंडराम। नेक्स्ट है, तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने किस चोल राजा को हराया था? तो ये थे परांतक प्रथम। परांतक प्रथम को हराया था। अगला है, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो ये थे राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, राजराजा प्रथम किसके अनुयायी थे? तो राजराजा प्रथम जो थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम ने करवाया था। अगला है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ। अगला है, बंगाल के पाल शासक महिपाल को किस चोल शासक ने हराया था? तो महिपाल को राजेंद्र प्रथम ने हराया था। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र पर विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो बंगाल पर विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने राजकेसर की उपाधि धारण की थी? तो वीर राजेंद्र ने राजकेसर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक जो था वो राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट है, चोल और चालुक्य के बीच शांति स्थापना के लिए मध्यस्थता की थी? तो ये जयकेश प्रथम ने की थी। चोल और चालुक्य के बीच शांति स्थापना के लिए जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की थी। नेक्स्ट, चोल शासक ने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विक्रम चोल ने जो था चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम मंदिर के गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था? ये थे कुलोत्तुंग द्वितीय। कुलोत्तुंग द्वितीय ने
चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। अगला है संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो संपूर्ण जो चोल साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में विभक्त था। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन किस वंश का मुख्य विशेषता थी? तो स्थानीय स्वशासन जो है ये चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। अगला है व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? तो व्यापारियों की सभा को जो है वो नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट है ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मणों को कर मुक्त दी जाने वाली भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। नेक्स्ट है ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। नेक्स्ट चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में सोने के सिक्के को कलजू कहा जाता था। नेक्स्ट है किस वास्तुकला को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना गया है? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर को जो है बृहदेश्वर मंदिर के विमान को मतलब ऊपर वाले हिस्से को जो है भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना गया है। नेक्स्ट है चोल कालीन किस प्रतिमा को चोल काल का निचोड़ कहा गया है? तो ये नटराज प्रतिमा को जो है चोल काल का निचोड़ कहा गया है। नेक्स्ट है किस काल की प्रतिमा को संसार का सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिना जाता है? तो चोल काल की जो कांस्य प्रतिमा है नटराज की, यह जो है सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा में गिना जाता है। नेक्स्ट है चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो चोल काल का जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो कावेरी पट्टनम था। अगला है चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार कौन सी वस्तु थी? तो ये धान थी। नेक्स्ट है अलवर संत किसकी उपासना किया करते थे? तो अलवर संत विष्णु की उपासना करते थे। नैनार संत किसके उपासक थे? तो नैनार संत जो थे वो शिव के उपासक थे। नेक्स्ट है देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। यादव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो यादव वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो राजा सिंहन था। यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्रन था। अगला है कि होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? तो होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। बेलूर में चेन्न केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विष्णुवर्धन ने चेन्न केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। नेक्स्ट है वीर बल्लाल तृतीय को किसने हराया था? तो वीर बल्लाल तृतीय को मलिक काफूर ने हराया था। नेक्स्ट है होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी जो आधुनिक हेलेवीड है। नेक्स्ट है कदम वंश की स्थापना किसने की थी? कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। अगला है कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? कदम वंश की राजधानी वानवासी थी। अगला है काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। नेक्स्ट है काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? काकतीय वंश की राजधानी अमकोंडा थी। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। गजपति ने काकतीय वंश की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वारंगल स्थानांतरित की थी। अगला है काकतीय वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो काकतीय वंश का अंतिम शासक रुद्र प्रताप रुद्र था। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला है पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो गोपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। नेक्स्ट है गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो गोपाल जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो धर्मपाल पाल वंश का महान शासक था। नेक्स्ट है किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने हिस्सा लिया था? तो धर्मपाल ने हिस्सा लिया था। गुजराती कवि ने धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी की उपाधि दी थी? तो सोडल ने। नेक्स्ट है सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। उदंतीपुर बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो देवपाल ने। पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला है सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की।
सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सेन वंश की राजधानी नदिया, जिसे कि लखनौती कहते हैं। नेक्स्ट है, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना किसने की? तो बल्लाल सेन ने की थी। नेक्स्ट है, गोविंद गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अगला है, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन थे? तो ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध थे। हलायुद्ध। नेक्स्ट है, लक्ष्मण सिंह का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री कौन था? तो ये थे हलायुद्ध। अगला है, शिव का विशाल प्रद्युम्न ईश्वर मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो विजय सेन ने की थी। किस राजवंश ने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था? तो सेन राजाओं ने अपने अभिलेख को हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट है, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। कश्मीर के कारकेट वंश की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर के कारकेट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। हेनसांग ने किसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी? तो हेनसांग ने दुर्लभ वर्धन के समय कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कारकेट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य था। नेक्स्ट है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य ने करवाया था। नेक्स्ट है, कारकोट वंश का बाद कश्मीर में किस वंश के शासन हुआ? तो उत्पल वंश का शासन हुआ। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? तो उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का शासन हुआ? तो उत्पल वंश के बाद लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। अगला है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किससे प्राप्त होता है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन राजतरंगिणी से प्राप्त होता है। राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की है? तो राजतरंगिणी पुस्तक की रचना कल्हण ने की है। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वो नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को किस प्रतिहार शासक ने हराया था? तो नागभट्ट द्वितीय ने हराया था। अगला है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो मिहिर भोज था। नेक्स्ट है, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। अगला है, मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहता था? तो राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहता था। अगला है, प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की? तो गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी थी। गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो गोविंद चंद्र जो था यह गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। गढ़वाल वंश की किस रानी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाया? तो ये रानी कुमारी देवी जो था जिन्होंने की सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार का निर्माण करवाया था। और यह रानी कुमारी देवी जो था गोविंद चंद्र की पत्नी थी। अगला है, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में जयचंद को मार डाला था? तो मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में हुआ था, चंद्रवर को इसी युद्ध में मार डाला था। अगला है, किस राजा ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था? तो पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें कि पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। अगला है, चौहान वंश का स्थापना किसने की थी? चौहान वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। अगला है, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रक थी। किस चौहान शासक ने अजमेर नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो अजय राज द्वितीय ने अजमेर की नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला है, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ था।
चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें कि पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। अगला है हरिकेली नामक पुस्तक नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? तो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। नेक्स्ट है ललित विग्रहराज नामक नाटक किसने लिखा था? तो ललित विग्रहराज नाटक जो लिखा था वो सोमदेव ने लिखा था। सोमदेव किसके दरबार के राजकवि था? तो सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का राजकवि था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। अगला है पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी राजकवि कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी राजकवि चंद्रवर दाई था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवर दाई ने की। रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर को किसने बनवाया था? तो रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, यह पृथ्वीराज तृतीय और किनके बीच लड़ा गया था? तो यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और किनके बीच लड़ा गया था? तो यह जो युद्ध हुआ था यह पृथ्वीराज चौहान या तृतीय के मध्य और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इसमें जो हुआ था गोरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी, जो प्राचीन काल में उज्जैन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल में किस झील का निर्माण करवाया था? तो राजा भोज ने भोपाल में भोजपुर झील का निर्माण करवाया था। अगला है 10 रूपक की रचना किस 10 रूपक के रचयिता कौन थे? तो 10 रूपक के रचयिता जो थे वो धनंजय थे। अगला है किस परमार शासक को कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो ये राजा भोज को जो है कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट है राजा भोज ने अपनी राजधानी धार में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये सरस्वती मंदिर का निर्माण जो था राजा भोज ने धार में करवाया था। अगला है राजा भोज ने चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद मालवा पर किस वंश ने राज किया? तो परमार वंश के बाद पहले तोमर ने और फिर बाद में चौहान वंश ने राज किया था। अगला है प्रतिहार वंश के पतन के बाद बुंदेलखंड में किसका शासन प्रारंभ हुआ? प्रतिहार वंश के पतन के बाद बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन प्रारंभ हुआ। अगला है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाकी भुक्ति था, जेजाकी भुक्ति। नेक्स्ट है चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश की स्थापना नुन्नुक ने की थी, जिसे कि चंद्रवर्मन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश का आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो चंदेल वंश की आरंभिक राजधानी कालिंजर था, जिसे कि महोबा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया? तो राजा धंग ने जो है अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया था। अगला है चंदेल वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन हुआ? तो चंदेल वंश का प्रथम प्रतापी शासक यशोवर्मन हुआ। कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंग ने करवाया था। अगला है किस चंदेल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण कर राजा जयपाल को हराया? तो राजा धंग ने जो है कन्नौज पर आक्रमण कर राजा जयपाल को हराया था। किस भारतीय नरेश ने सफलतापूर्वक महमूद गजनी का प्रतिरोध किया था? तो ये विद्याधर थे जिन्होंने सफलतापूर्वक जो था महमूद गजनी का विरोध किया था। अगला है किस शासक ने कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया था? तो ये कीर्तिवर्मन थे जिन्होंने कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया था। अगला है आल्हा और उदल नामक दो सेनानायक किसके दरबार में रहते थे? तो ये परमार्दी देव के दरबार में रहते थे। अगला है चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था?
चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव थे। अगला है परमार्दी देव ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो परमार्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला है सोलंकी वंश जो कि गुजरात का वंश था की स्थापना किसने की थी? तो ये सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सोलंकी वंश की राजधानी अहिंदवाड़ा थी। नेक्स्ट है मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो मूलराज प्रथम जो था वो शिव धर्म का अनुयायी था। अगला है किसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? तो यह भीम प्रथम के समय में जो था सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था। अगला है सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। जयसिंह सिद्धराज। अगला है जैन विद्वान हेमचंद किसके दरबार में रहता था? जैन विद्वान हेमचंद जो था वह जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। अगला है मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला है रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। अगला है सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में किस वंश की स्थापना की? तो बघेल वंश की स्थापना की थी। भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। अगला है गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये था कर्ण द्वितीय। कर्ण द्वितीय जो कि बघेल वंश से था, यह गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। अगला है कलचुरी जिसे कि चेदी कहते हैं, चेदी वंश भी कहा जाता है, कि स्थापना किसने की थी? कलचुरी चेदी वंश की स्थापना कोल्लम ने की थी। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। अगला है कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कलचुरी वंश का सबसे महान शासक गंगेय देव था। गंगेय देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गंगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मेवाड़ पर किस वंश का शासन हुआ करता था? तो मेवाड़ पर सिसोदिया वंश का शासन हुआ करता था। अगला है मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। नेक्स्ट है राणा कुंभा का संबंध किस वंश से था? तो राणा कुंभा का संबंध सिसोदिया वंश से था। नेक्स्ट है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। नेक्स्ट है खतौली का युद्ध जो कि 1518 में हुआ था, यह किनके बीच लड़ा गया था? तो खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। ये था ल्यूसेंट प्राचीन भारत का मास्टर वीडियो जिसमें मैंने सभी प्रश्नों को शामिल किया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।